सीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बता दें आपको, सीजेपी हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पे अभिजीत दीपके को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिजीत के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की गई है। सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट ने जांच की मांग की है। यूएस में अभिजीत की पढ़ाई के लिए फंडिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, तो वहीं अभिजीत के पिता के आर्थिक स्थिति की भी जांच की मांग की गई है। 3 जगहों पर शिकायत दर्ज करवाई गई है आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से और जांच की मांग की गई है कि आखिर अभिजीत की अमेरिका की पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा था, आखिर कौन फंड कर रहा था, अभिजीत की आर्थिक स्थिति क्या है, अभिजीत के पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, सुनिए। सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश जान चुका है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में छात्र कम और अपराधी ज्यादा शामिल थे, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सोशल मीडिया पर सीजेपी की अफवाह ब्रिगेड को कौन लीड कर रहा था। सीजेपी का वो गुंडों का कौन सा गुट था जो देश विरोधी कंटेंट को वायरल कर रहा था, या फिर इस काम में कोई बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शामिल थी? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना, मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो क्यों नहीं दे देते हमें? दिल्ली में हुए कॉकरोचों के हिंसक प्रदर्शन में 2 चीजें कॉमन थी। एक तो देश विरोधी कंटेंट क्रिएटर्स की भीड़, राक्षसों ने कभी बलात्कार नहीं किया, और दूसरा राष्ट्र विरोधी नारे। कॉकरोचों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है और कॉकरोचों के कंटेंट जीवियों पर कानूनी शिकंजा कसना भी शुरू। मोदी को वन वर्ड में क्या बोलूं? मोदी को वन वर्ड में क्या बोलूं? दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा तो ना ही उनका हमदर्द देश विरोधी कंटेंट क्रिएटर बच पाएगा और ना ही फंडिंग करने वाली ताकतें। बातचीत कर रहे हैं 20 दिन से सरकार क्या। प्रदर्शन में शामिल हुए अपराधियों की पहचान करने के बाद अब दिल्ली पुलिस का रुख उन देश विरोधी कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ हो गया है जिन्होंने भड़काऊ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा की आग में राष्ट्र विरोधी फ्यूल डाला था। दिल्ली पुलिस भड़काऊ कंटेंट बनाने वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रडार पर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट प्रमोशन से जुड़ी हुई 3 बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। तीनों कंपनियों पर भड़काऊ, भ्रामक और उकसाने वाला कंटेंट शेयर करने का बड़ा आरोप है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। दिल्ली पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग की भी जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि इन कंपनियों ने सोशल मीडिया पर सीजेपी से जुड़ा किस तरह का कंटेंट बनाया और प्रमोट किया था। सीजेपी द्वारा की गई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहीं एक जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी दिया गया। दरअसल स्पेशल सेल ने जब इस पूरे हिंसा को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता लगा 3 बड़ी प्राइवेट कंपनी जो कि इस पूरे हिंसा जिसमें कंटेंट को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, एक कंपनी की जिम्मेदारी ये थी। दूसरी कंपनी की जिम्मेदारी ये थी कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और तीसरी कंपनी की जिम्मेदारी ये भी थी कि कैसे
जो पोस्ट हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ये 3 बड़ी कंपनी थी जिनको 3 अलग अलग जिम्मेदारी थी। इस बारे में जो स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है उनको जानकारी मिली और यही कारण है कि इन कंपनियों को कौन बैक चैनल जो डाटा है वो प्रोवाइड करा रहा था और किनके कहने पर ये 3 कंपनियां काम कर रही थी, उसको लेकर अब इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में ये क्लियर हो गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जमकर अफवाह फैलाई गई थी। अफवाह फैलाने में पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट समेत भारत के भी सोशल मीडिया हैंडल शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 180 सोशल मीडिया हैंडल्स को भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में जांच के दायरे में लिया है। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत के इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स प्रदर्शन को लेकर अफवाह क्यों फैला रहे थे? क्या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फंडिंग की जा रही थी? जो कंपनियां रडार पर है उन्हें अफवाह फैलाने के लिए देश में ही कोई पैसे दे रहा था या फिर फंडिंग विदेश से आ रही थी? देश दुनिया में कहीं भी आंदोलन हो, व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सही जानकारियां और कम से कम अफवाह फैलाने के लिए किया जाता है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भी अफवाह और हिंसा को भड़काने के लिए इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था? अगर हाँ, तो अफवाह फैलाने में देश के कौन-कौन से बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स शामिल थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।